वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। डेट है आज की 15 अगस्त। जी हाँ, आज है हमारा प्यारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस, 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो आज हम भारत के उन महान वीरों, महान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम है, गजनवी, उसका परीक्षण किया? सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। आंसर करके बताइए गजनवी किसकी मिसाइल है। इसका सही उत्तर होगा सी, पाकिस्तान ने यह परीक्षण किया। पाकिस्तान ने 12 अगस्त 2021 को गजनवी नाम की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। गजनवी मिसाइल का परीक्षण दिन और रात दोनों मोड में किया गया। अगला प्रश्न, देश में कितने पुलिस अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया? जी हाँ, पुलिस अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पुरस्कार पदक दिया जाता है। बताइए कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनको यह पदक मिला? इसका सही उत्तर होगा बी, 152 अधिकारियों को यह पद मिला। देश में कम से कम 152 पुलिस अधिकारियों को अपराध की जांच के उनके पेशेवर मानकों के लिए 2021 के लिए अन्वेषण में जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 अगस्त को एक बयान में कहा कि पुरस्कार पाने वाले देश भर में 28 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इस पदक का गठन 2018 में अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में ऐसी उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से किया गया था 2018 में। अब की बार कितने पुलिस अधिकारियों को मिलेगा? 152 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। केंद्र और राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की इकाइयों के विभागीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कितने श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हमें बताना है कितने श्रमिकों को किया जाएगा। इस प्रश्न में हम देखेंगे प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार के बारे में भी कि यह क्या है। तो यह कितने श्रमिकों को मिलेगा? डी इसका आंसर होगा 69। 12 अगस्त को ही 2021 भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों, निजी के विभागीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत 69 श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा। 69 श्रमिकों को। इसके विशिष्ट प्रदर्शन के सम्मान में 500 या उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाली सेक्टर इकाइयां भी हैं। देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है कि यह प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार जो है वो 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी होंगी? देखिए, श्रम भूषण पुरस्कार। श्रम भूषण पुरस्कार में राशि कितनी होगी? इनामी राशि 1 लाख रुपये। श्रम वीर या श्रम वीरांगना पुरस्कार, एक पुरस्कार ये है, इसमें होगी 60,000 रुपये नकद पुरस्कार। और श्रम श्री या श्रम देवी पुरस्कार, इसमें होगी 40,000 पुरस्कार की राशि। तो 69 श्रमिकों को दिया जाएगा। 2018 में यह योजना शुरू की गई थी। डूरंट कप के बारे में, डूरंट कप जो है वो टूर्नामेंट किसका है? फुटबॉल का। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि डूरंट कप कौन से खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किस शहर में यह आयोजित किया जाएगा अब की बार? एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट कप है यह होगा डी, कलकत्ता में। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 1 साल के अंतराल बाद वापसी करने की पूरी तैयारी कर रहा है। डूरंट कप का जो है 130वां संस्करण 5 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021 के बीच कलकत्ता और उसके आसपास आयोजित किया जाएगा। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जो है पहली बार 1888 में खेला गया था। तो इतना पुराना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डगशई यानी हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसका नाम जो है मोर्टिमर डूरंट के नाम पर रखा गया था, जो उस समय भारत के प्रभारी विदेश सचिव थे। विजेता टीम को 3 ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। एक तो है राष्ट्रपति कप, जो पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डूरंट कप जो मूल चुनौती पुरस्कार एक रोलिंग ट्रॉफी है। और इसके साथ साथ शिमला ट्रॉफी भी दी जाती है, जो पहली बार
शिमला के नागरिकों द्वारा 1903 में और 1965 के बाद से प्रस्तुत की जा रही है। तो डूरंड कप में 3 ट्रॉफियाँ दी जाती हैं, राष्ट्रपति कप, डूरंड कप और शिमला ट्रॉफी। और यह कहाँ होगा? अब की बार कलकत्ता में आयोजित होगा। 1888 में पहली बार डगशई हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया? बताइए। भारत की तरफ से संबोधित किया हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र तोमर। सी इसका उत्तर होगा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल के कितने सदस्य होंगे? भारतीय दल में पैरालंपिक में कितने सदस्य जा रहे हैं भारत की तरफ से? बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब की बार सबसे ज़्यादा सदस्य जा रहे हैं, इसका आंसर होगा 54, ए आंसर। आगामी टोक्यो पैरालंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल भेजा जाएगा, जिसमें 54 पैरालंपिक 9 खेल विधाओं में भाग लेंगे। 54 सदस्यीय भारतीय टुकड़ियों को 12 अगस्त को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन? अनुराग ठाकुर द्वारा विदाई दी गई। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक जो है खेल कब से कब? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में खेले जाएंगे। तो 54 हमारे खिलाड़ी जाएंगे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 ने एक हाल ही में इंपॉर्टेंट खोज की, इसलिए यह न्यूज़ में था। पहला कथन, चंद्रयान 2 मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, विक्रम लैंडर मिशन जो है उस पर सवार होकर सितंबर 2019 में अपने गंतव्य से महज 2.1 किलोमीटर दूर चंद्र की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कौन? विक्रम लैंडर। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? इसका सही उत्तर होगा दोनों, पहली और दूसरी। जी हाँ, भारत के चंद्रयान 2 मिशन ने भले ही 2019 में चंद्र की सतह पर हार्ड लैंडिंग की हो, लेकिन इसके साथ आने वाले ऑर्बिटर, देखिए जो हमारा लैंड वो था रोवर था, उसने तो हार्ड लैंडिंग की थी, लेकिन ऑर्बिटर जो था वो चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा था। ऑर्बिटर ने पृथ्वी के वापस वैज्ञानिकों को उपयोगी जानकारी प्रदान की है। क्या? एक शोध पत्र में पता चला है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं यानी H2O और हाइड्रोक्सिल यानी OH की उपस्थिति पुष्टि की है। निष्कर्ष जो है वर्तमान विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे। तो जी हाँ, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर पानी की जो है वो की है पुष्टि, इसलिए न्यूज़ में था। अगला प्रश्न, भारत में GM फसलों के बारे में सही कथन हमें चुनना है। जेनेटिक इंजीनियर मूल्यांकन समिति जो ये है शीर्ष निकाय है जो GM फसलों की व्यावसायिक रिलीज को अनुमति देता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI भारत में आयातित फसलों को विनियमित करने के लिए अधिकृत निकाय है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने क्रश्ड अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी GM सोयाबीन के आयात की अनुमति देने का फैसला किया, इसलिए यह न्यूज़ में था। जो कि पोल्ट्री की जो वो है फील्ड, उसमें फीड का एक प्रमुख घटक होती है, यानी पोल्ट्री में जो मुर्गियों का खाना है उसमें बहुत यूज़ होती है सोयाबीन। कौन सी? क्रश्ड सोयाबीन। तो ये इसका नाम है क्रश्ड GM सोयाबीन, इसकी अनुमति दी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC शीर्ष निकाय है जो GM फसलों को व्यावसायिक रिलीज की अनुमति देता है। अस्वीकृत GM संस्करण का उपयोग करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है, यह भी स्टेटमेंट बन के आ सकता है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI भारत में आयातित फसलों को विनियमित करने के लिए अधिकृत निकाय है। आयातित फसलों को विनियमित करेगा FSSAI और GM फसलों का व्यावसायिक रिलीज की अनुमति देगा GEAC। भारत GM सोयाबीन और कैनोला तेल, GM सोयाबीन और कैनोला तेल के आयात की अनुमति देता है, लेकिन GM सोयाबीन के बीज की आयात को अब तक भारत में मंजूरी नहीं मिली है, यह भी स्टेटमेंट बन के आ सकता है। GM सोयाबीन और कैनोला तेल की तो अनुमति है, लेकिन GM सोयाबीन के बीज की अनुमति नहीं है, यानी हम यहाँ पर उगा नहीं सकते उन्हें। हाल ही में खबरों में रहा विस्तारित ट्रोइका फोरम जो है एक्सटेंडेड ट्रोइका फोरम, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए।
यह कोविड-19 टीकाकरण है या यूएनएससी विस्तार से संबंधित है, अफगान शांति प्रक्रिया या टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा सी, अफगान शांति प्रक्रिया। अफगानिस्तान में तालिबान का जो है बहुत अत्याचार चल रहा है। पत्रकार जो कभी कभी 3 शक्तिशाली राजनेताओं या राज्यों के समूह ट्रोइका बोलते हैं। कौन कौन से 3 हैं? रूस, चीन और अमेरिका। इसको ट्रोइका बताया पत्रकारों ने, कभी कभी हाल ही में न्यूज़ में था। पाकिस्तान को मिलने पर इसे बोलते हैं विस्तारित ट्रोइका। यानी अगर 4 ऐड हो जाते हैं, रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, तो बनने के विस्तारित ट्रोइका। अगर 3 ही रहेंगे, रूस, चीन और अमेरिका, तो ट्रोइका ओनली। 2019 में स्थापित विस्तारित ट्रोइका फोरम जो है अंतर अफगान संघर्ष के स्थायी समाधान की सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित। इसमें सही कथन का हमें चयन करना है। किसानों को किफ़ायती फसल बीमा प्रदान करने के लिए यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। दूसरी स्टेटमेंट, किसानों को बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद के चरण तक सभी गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों से बचाया जाता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है यहाँ पर? इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएंगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2016 से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों की फसल के लिए पूर्व बुआई से लेकर बाद तक के सभी गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने के लिए किफ़ायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करके कृषि में उत्पादन का समर्थन करना था। इस योजना ने जो है 8 फसल मौसम पूरे कर लिए हैं, इसलिए यह न्यूज़ में था और इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी में लागू किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मॉनसून डाटा विश्लेषण पर हस्ताक्षर किए? मॉनसून डाटा विश्लेषण भारत के साथ किस देश ने हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर होगा डी, अमेरिका ने। तो भारत और अमेरिका के बीच में मॉनसून डाटा एनालिसिस को लेकर एक जो है समझौता हुआ। अगला प्रश्न, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? थीम बतानी है हमें, विषय क्या है इनमें से? इसका सही उत्तर होगा बी, देश पहले हमेशा पहले। इंग्लिश में नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है इंग्लिश में इसकी थीम, देश पहले हमेशा पहले। निम्नलिखित में से हमें सही का मिलान करना है। कौन कौन से सही सुमेलित हैं? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हाल ही में 4 जो हैं ये 4 आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स में ऐड किया गया। तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? झज्जर में है क्या? नहीं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम, वधवाना वेटलैंड अकोटा दार। बताइए कौन सी सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा डी, यहाँ पर हमारे तीनों सही सुमेलित हैं। हाल ही में 4 और भारतीय स्थलों को, यानी 2 हरियाणा में है, 2 गुजरात में, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि में मान्यता दी गई। वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया का जो वेटलैंड इंटरनेशनल है उसकी स्थापना 1996 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका कार्यालय है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में वेटलैंड के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वेटलैंड इंटरनेशनल नेटवर्क एक हिस्से के रूप में कार्य करता है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झज्जर में है, हरियाणा के ज़िले झज्जर में, जिसके दिल्ली से सीमा लगती है, की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। गुरुग्राम में ही हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों में निवासी और शीतकालीन प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों का जो है सपोर्ट करता है। यहाँ पर 220 से अधिक प्रजातियाँ आती हैं। तो गुरुग्राम में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में देखें तो गुजरात के 2 हैं, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि है गुजरात के ही थोल में, और गुजरात के अकोटादार में है वाधवाना वेटलैंड जो अपने पक्षी जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों का मैदान प्रदान करता है। और इसी के साथ 4 और ऐड हो गए हैं। तो भारत में टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? 46। तो यह आंकड़ा आपको याद रखना है, 46 हो गई हैं रामसर साइट्स।
तो आज की वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।